ये कहानी हमें लखनऊ से एक बहन ने भेजी है। उनके रिक्वेस्ट पर ये कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो रातों रात बुलंदियों पर पहुंच गई। उसको पता भी न चला। वह चाहती है कि मैं अपनी कहानी सभी को सुनाऊं। तो चलिए मैं ये कहानी उसी बहन के जुबानी आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की रफ्तार से दौड़े जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी जो मेरे साथ हुआ था ये सब हकीकत है या कोई सपना। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था हवेली का जागीरदार गद्दी नशीन रतन सिंह मेरा पति बन जाएगा, मेरे जिस्म व जान का मालिक। अभी थोड़ी देर पहले रतन सिंह के फ्लैट मेरी कन्यादान हुआ था। पंडित जी और मेरे दोस्तों के बीच मुझे स्वीकार किया था और अब मैं किचन में खड़ी डर से थर थर काँप रही थी। मुझे मालूम था अगर हवेली में मौजूद रतन सिंह की माँ या उसकी दादी को इस बात की अगर भनक तक लगी तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन फिर भी मैंने एक सुकून का सांस लिया था। रतन सिंह सरदार था, किसी भी कीमत पर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। मैंने देखा था पूरी हवेली पर उसका राज था। जो वो कह देता था उसकी बात कभी नहीं टाली जाती थी। उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। पूरा नगर उसके आदेश का पालन भी करता था। उसके हुक्म को नहीं टाला जाता था। लेकिन रतन सिंह को ये बात मालूम ही नहीं थी कि जल्दी या देर यही रतन सिंह मुझे पैरों तले रोदने वाला है। बस थोड़े ही दिन बीते थे कि अचानक एक दासी किचन में आई थी और रुक्मणी से बात करते हुए बोली थी, बात सुनो लड़की, तुम्हें सरदार रतन सिंह अपने कमरे में याद कर रहे हैं। उनका हुक्म है उनके लिए जल्दी कॉफ़ी बनाकर ले जाओ। देर ना करना क्योंकि उन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं है। मैंने पलट कर देखा था। रुक्मणी सामने खड़ी मुझे हुक्म दे रही थी और मैं डर से कांप चुकी थी। रतन सिंह का बुलावा इस बात की गवाही थी कि आज मुझे क्षमा करने के मूड में नहीं है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसके आदेशों के सामने अपना सर झुकाना चाहिए था। ये सोच सोच कर मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। फिलहाल जाना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने रतन सिंह के आदेशों का पालन नहीं किया तो किसी भी कीमत पर मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये शादी भी तो एक जिद था। मुझे याद था इस हवेली में नई आई थी। ये काम मेरी सहेली के द्वारा मुझे मिला था। घर की आर्थिक समस्याएं बहुत बुरे हाल में थी। बाप काफ़ी बीमार था और माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि वह घर जाकर काम करती। इसलिए मैंने अपने कदम बाहर निकाले थे। मेरे पड़ोस में रुक्मणी हवेली में काम किया करती थी। उसी के द्वारा सरदार रतन सिंह के हवेली में काम मिल गया था। मेरी तो नसीब ही खुल गई थी, मगर मुझे बदकिस्मती का सामना ही करना पड़ा था। सरदार रतन सिंह से मेरा सामना हो गया था। आज हवेली में मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं काफ़ी घबराई डरी सहमी हवेली में प्रवेश किया था। मैं हवेली की खूबसूरती देखकर अपना सुध बुध खो बैठी थी। मुझे किसी चीज़ का होश ना रहा। उस चमक चांदनी में खो बैठी थी और मैं रतन सिंह से टकरा गई। वह जो अपने धुन में मोबाइल पर बात कर रहा था बाहर की तरफ निकल रहा था। एकदम किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की से टकराने के बाद उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर गिर गया था, जबकि मेरी चीख पूरी हवेली में गूंज पड़ी थी। मैं ज़मीन पर गिरने ही वाली थी। उससे पहले रतन सिंह ने मुझे कमर से थाम लिया था, जबकि मैं बहुत नादान और खूबसूरत थी और उसके पकड़ में कपकपा कर रह गई थी। और रतन सिंह मुझे देखकर अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं देखने में भला की खूबसूरत थी, उम्र में काफ़ी छोटी थी, बस 17 साल की, देखने में किसी परी से कम नहीं थी। दूधिया सफ़ेद रंग जिसमें गुलाबीपन शामिल था, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, देखने वालों को मैं अपनी तरफ खींच सकती थी। रतन सिंह मुझे देखता ही रह गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत हसीन हसीन लड़कियां देखी होंगी। उसने देश विदेश घूम लिया था। वह हर देश की खूबसूरती टटोल चुका था, लेकिन आज तक ऐसी मासूमियत उसने कभी नहीं देखी थी। वह एकदम होश की दुनिया में लौटा था जब कपकपाते शब्दों में बोली थी, साईं छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। मेरी आवाज़ बिल्कुल मेरी तरह ही खूबसूरत और मासूम थी। उसने बहुत सावधानी से मुझे खड़ा किया था। मैं बस उसके सीने तक आई थी। वह ऊंचा लंबा कद, चौड़ी छाती, दूधिया रंग, सुडौल बॉडी का मालिक वह रतन सिंह सरदार था। ठाकुर होने के बाद उसकी खूबसूरती और शान में कोई कमी नहीं थी। उसकी सफ़ेद दूधिया रंगत, बिल्कुल काले बाल सेट किया हुआ था। वह कोट पैंट पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। जरूर वह पंचायत जा रहा था। उसका ज़्यादातर काम शहर में होता था, लेकिन गांव के समस्याओं को भी बखूबी देखता था। उसकी आदत में शामिल था, हर चीज़ को संभाल कर चलता था।
मैंने जैसे नज़र उठाकर सामने रतन सिंह को देखा था, उसी पल थर-थर काँपने लगी थी। इससे पहले वह कुछ और कहता उसके कदमों में बैठ गई थी और काँपती हुई आवाज़ में बोली थी, सरकार साईं, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो। हमने आपको देखा नहीं था। अगर हम आपको देख लेते तो कभी भी ये गलती ना करते। भगवान की कसम, हम कभी आपके सामने ही ना आएंगे। जबकि रतन सिंह के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट आई थी। वो मुझे देखते ही रह गया था। इतना समझ गया था कि मैं भला की खूबसूरत हूँ, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था मैं बेवकूफ़ भी हूँ। उसके दिमाग में एक पल में ख्याल आया था और वह खामोशी से बाहर की तरफ चला गया था। लेकिन यही पल था, रतन सिंह का दिल किसी लड़की को देखकर धड़का था। लेकिन मैं उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी और एक दासी की हैसियत भी रखती थी, और ये बात किसी को नहीं बता सकता था कि नौकरानी के इश्क में कुछ पल में ही गिरफ्तार हो गया था। मुझको पहली बार देखते ही उसका दिल इतनी तेजी से धड़का था कि वह पल में हैरान रह गया था। पंचायत में हुए फैसले पर भी उसका ध्यान नहीं था। वह जब भी पंचायत में जाता था और वह अपने फैसले सुनाता था, उसकी वाहवाही होती थी। उसके इंसाफ की मिसालें दी जा रही थी। उसकी अक्लमंदी और दिमाग पर लोग अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे। लेकिन आज उसका दिमाग बिल्कुल बंद था। वह अलग ही दुनिया में अपने सपने सजा रहा था। वह रात को जल्दी घर वापस आ गया था, नहीं तो ज़्यादातर वह रात को ही पंचायत से लौटता था। वह सीधा अपने कमरे में आया था और एक दासी के द्वारा मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। वह बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठा हुआ था। जब थोड़ी देर के बाद उस दासी के कहने पर मैंने उनके कमरे में हाजिरी दी, मैं समझी थी किसी और साहब ने बुलाया होगा, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा था सरदार रतन सिंह उसको याद कर रहा है। उसका कमरा किसी शहजादे के कमरे की तरह सजा हुआ था, लेकिन जब मैं उस कमरे में गई, उसका कमरा किसी शहजादे के कमरे की तरह बिल्कुल सजा हुआ था। लेकिन मेरा तो गला एकदम सूख गया था। कमरे की खूबसूरती पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि कमरे में रतन सिंह को देखकर मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो गए थे। रतन सिंह मुझे बहुत घूरती हुई निगाहों से देख रहा था। पद्मा, मैंने तुम्हें यहाँ सफाई के लिए बुलाया, खड़े होकर कांपने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर मेरी जान निकलने लगी थी। रतन सिंह से डर के मारे मेरा बुरा हाल था, जबकि रतन सिंह ने अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं बोला था और ना ही कोई काम बताया था। मगर इसके बावजूद भी उसकी व्यक्तित्व ऐसी थी, कोई कमज़ोर दिल रखने वाला इंसान उससे बड़ी आसानी से डर सकता था। जबकि रतन सिंह उसको देखते हुए दोबारा बोला, जल्दी आओ और मेरी अलमारी के कपड़े ठीक करो, उन्हें इस्त्री करो और एक सफ़ेद कपड़ा निकालो और उसको आयरन करो। कल मुझे मीटिंग पर जाना है। रतन सिंह के कहने पर जल्दी से मैं अलमारी की तरफ बढ़ी थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं अभी इस कमरे से भाग जाती, बल्कि हवेली से ही निकल जाती। वैसे भी मेरा टाइम पूरा हो गया था। लेकिन अचानक से एक दासी का आना और उस कमरे की तरफ इशारा करके बाहर चले जाना मुझे नई मुसीबत में डाल चुका था। अगर मुझे मालूम होता ये कमरा सरदार रतन सिंह का है तो मैं कभी भी यहाँ से गुजरती तक नहीं। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं सफ़ेद जोड़ा निकालने के बजाय कई चीज़ों को बिगाड़ चुकी थी, जबकि बिस्तर पर बैठे रतन सिंह मेरी तरफ अभी तक गहरी निगाहों से देख रहा था। मेरी घबराहट की वजह भी यही थी। मुझे अपनी पीठ पर किसी की नज़र महसूस हो रही थी और मैं इस बात को बखूबी समझ रही थी, देखने वाला कौन है। अभी मैं कोई कोट पैंट निकालती उससे पहले ही रतन सिंह बिस्तर से उठा था और बहुत चुप्पी से मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मैंने अपने पास से उड़ती हुई परफ्यूम की खुशबू जैसे ही मेरी नाक से टकराई थी, मेरा दम निकलने को हो गया था। उसने मेरे कंधों पर अपना हाथ रखा था और एक सफ़ेद कोट पैंट निकाल कर रतन सिंह की तरफ बढ़ाया था। मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, अगर इतना ही डरती रहोगी तो कब मुझे समझोगी। मेरे इरादे तो बहुत खतरनाक है। उसका आँच देता शब्द मेरी सांस रोक दिया था। मैं सुर्ख चेहरे से सरदार रतन सिंह को देख रही थी। मैं कुछ समझती उससे पहले ही रतन सिंह ने मेरे कमर में हाथ डाल दिया था, मुझे अपने करीब खींच लिया था। मेरे होठों पर झुकता उससे पहले ही मेरे अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत आई थी। मैंने जोरदार थप्पड़ सरदार रतन सिंह के चेहरे पर जड़ दिया था, जबकि एकदम रतन सिंह की पकड़ ढीली हुई थी और मैं बिना सोचे समझे रतन सिंह का कपड़ा वहीं फेंक कर बाहर भाग गई थी। रतन सिंह अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था
कि मेरे जैसी 2 टके की मामूली नौकरानी उसके मुंह पर थप्पड़ जड़कर चली गई थी। लेकिन हम थोड़ी देर के बाद वह अपने होश की दुनिया में आया था। उसके ऊपर एकदम गुस्से की लहर अपने जिस्म पर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। उसने पल में अपने कमरे का तहस नहस करके रख दिया था। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतना जोर से मारा गया था, उसका सफ़ेद चेहरा लाल हो गया था। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अपनी जिद को पूरा करने के लिए रतन सिंह ने मुझे रास्ते से ही किडनैप कर लिया था और सीधा अपनी फ्लैट पर लेकर गया था। मुझे समझने का मौका तक नहीं दिया, सीधा धमकी दी थी। अगर उसने शादी करने से मना किया तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएगा और मुझे बर्बाद करके रख देगा और मुझे और मेरे माँ बाप को गांव से निकाल देगा। उसके हाथ में पावर है, वह कुछ भी कर सकता है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती थी। यही सारी बातें याद करके मैंने एक गहरी हवा में सांस छोड़ी थी। अपने हाथों को देखा था तो मेरा दिल किया कि यह हाथ तोड़ कर ही फेंक दूँ। इसी हाथ की वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ गई हूँ। मुझको मालूम था रतन सिंह मुझसे आज बदला लेकर ही दम लेगा। आज तो उसने खास तौर पर मुझे अपने कमरे में याद किया था। मैं बिल्कुल चुप्पी के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरी आत्मा तक अंदर से कांप रही थी। दिल कर रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं, लेकिन मैं बुरी तरह से बेबस थी। बाप बीमार था, मेरी माँ भी मजबूर थी। अगर वह कहीं काम करती तो पापा का ध्यान कौन रखता? क्योंकि मेरे पापा अपाहिज थे, इसलिए मेरा हाल बहुत ही बुरा हो गया था। मुझे हवेली आज तीसरा ही हफ्ता हुआ था और इस बीच में मेरे साथ जो कुछ हो चुका था, मुझको आज अपने फैसले पर अफसोस ही हो रहा था। सरदार रतन सिंह के हवेली में काम करने के बारे में सोचा ही क्यों? काश रुक्मणी मेरी नौकरी कहीं और लगवा देती तो आज मुझे ये सब कुछ न सहना पड़ता। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी। दरवाजे पर हल्की आहट दी तो अंदर से आवाज़ आई थी, आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। रतन सिंह की गंभीर आवाज़ सुनकर मेरी हथेलियां भीग गई थी। आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। मैं बराबर अपने भगवान का नाम दोहरा रही थी। मेरी यही प्रार्थना थी, आज मेरी इज्जत सही सलामत बची रहे, मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। मुझे मालूम था अगर रतन सिंह ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिया तो मैं उसके शिकंजे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रतन सिंह की दुल्हन बन जाऊंगी। हाँ, मुझे सरदार रतन सिंह बेहद पसंद था। सरदार रतन सिंह की व्यक्तित्व मुझे बहुत लुभाती थी। उसका इंसाफ करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन जब से रतन सिंह ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जब से ही रतन सिंह से मुझे बहुत डर लगता था। अब मुझे वो एक आंख भी पसंद नहीं आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका कत्ल ही कर दूं, उसका खून पी जाऊं। मैंने एक बार फिर अपने दिल की हिम्मत इकट्ठी की थी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। वह सामने ही बैठ के क्राउन से टेक लगाए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। मुझे हमेशा से ही सिगरेट से बड़ी एलर्जी थी। मेरा चेहरा सुर्ख लाल होना शुरू हो गया था। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी अपनी उंगलियां मोड़ रही थी जब अचानक रतन सिंह की आवाज़ एक बार फिर कमरे में गूंजी थी। उसने कहा, अंदर आओ, इसका मतलब है मेरे पास आकर बैठो। मेरी तो डर के मारे हिचकियां बंध गई थी और मैं वहीं जमीन पर बैठती चली गई थी। मेरी आत्मा तक कांप रही थी। मैंने जल्दी से रतन सिंह से हाथ जोड़ते हुए कहा, सरदार रतन सिंह, मुझे माफ़ी दे दो। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत किया है। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपने व्यवहार के लिए बहुत अफसोस है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूँगी। हमें माफ़ कर दो। मैं गुनहगार हूँ आपकी, लेकिन भगवान के लिए मेरे साथ कुछ गलत ना करें। आपने जो कहा मैंने उसे मान लिया है। मैंने आपसे शादी कर ली है, मगर इस तरह हमारी इज्जत को खाक में ना मिलाओ। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत है। अगर मेरी जरा सी भी बदनामी हुई तो ये समाज हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सरदार रतन सिंह, हमें क्षमा कर दो। आप तो मर्द हैं, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हमें कोई भी क्षमा नहीं करेगा। हम गरीब लोग हैं, हमारे हाल पर थोड़ा सा तरस खाओ। मेरे मुंह में जो कुछ भी आ रहा था मैं बोलती जा रही थी। मुझे मालूम था यह आदमी पत्थर दिल है, मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैं ये सारी बातें कह चुकी थी कि वह बिस्तर पर बैठा आदमी मुझसे मोहब्बत करता है। पहली नज़र की मोहब्बत, और ये मोहब्बत इंसान को ख़त्म करने की ताकत रखती है। सरदार रतन सिंह अपनी जगह से खड़ा हुआ था। उस वक्त वह एक खूबसूरत शेरवानी में था। बाल भी बहुत खूबसूरत सेट किए हुए थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ गया था, जबकि मैं खुद में सिमटती चली जा रही थी। उसने बड़ी जोर से मुझे अपनी बाहों में उठाया था।
मैं किसी मछली की तरह तड़प रही थी और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए एक बार फिर उससे रोकर विनती करने लगी, मगर उसी पल रतन सिंह ने अपना भारी हाथ मेरे होठों पर रख दिया था। जैसा तुम सोचती हो ना, वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता और ना ही मैंने शादी इसलिए की कि तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अगर मैं चाहता तो तुमसे बिना शादी के शारीरिक संबंध बना सकता था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज़ भी उठाती तो मैं तुम्हारी आवाज़ आसानी से दबा देता। मगर यहाँ समस्या कुछ और है। मैं जानता हूँ तुम एक गरीब लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं तुमसे इतना मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मैं ये बात दुनिया के सामने बोल नहीं सकता, लेकिन कमरे में तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये शादी बेवजह नहीं किया गया, बल्कि तुम्हें अपनी इज्जत बनाने के लिए किया है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, जब तक कि तुम मुझे अपने दिल से स्वीकार नहीं करोगी। वह बहुत ठहर ठहर कर मुझे देखते हुए बोल रहा था, जबकि मैं उसको फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा इतना हैंडसम आदमी उससे मोहब्बत का दावा कर रहा है। मैं यकीन ना करने वाले शब्दों में बोली, सरदार साईं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरी डरी सहमी आवाज़ सुनकर रतन सिंह के चेहरे पर एक भोली भटकी मुस्कुराहट आई थी। वह मेरे मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामते हुए बोला था, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, और मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे सामने उफ तक नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है। मैंने किसी के सामने बैठकर मोहब्बत का दावा नहीं किया। बस तुम एक पहली लड़की हो जिसके सामने बैठकर रतन सिंह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। मैं बेबस हूँ। तुम्हारे मामले में उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने यही तय कर लिया था कि मैं तुम्हें किसी हाल में भी माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें मौत दूंगा। तुम्हें एक ऐसी सज़ा दूंगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। मैं तुम्हें इसी नीयत से फ्लैट पर लेकर आया था कि मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने सामने देखकर मेरा दिल पिघल गया था और मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और तभी मैंने पंडित जी का इंतजाम किया और तुम्हारे दोस्तों को बुलवाया और मैंने तुम्हारे साथ शादी की। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है और इस सच को तुम्हें मानना ही होगा। जबकि मैं नादान लड़की रतन सिंह की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। मुझको मालूम था सरदार रतन सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी आदत को मैं अच्छी तरह समझती थी, बल्कि पूरा गांव और शहर भी समझता था। इसलिए मैं उसकी बातों में बहुत जल्द आ गई थी और ये तो बिल्कुल सच था। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता था। मुझे इस बात का भी एहसास था कि भला ये आदमी मुझे हासिल करने के लिए ऐसी बातें क्यों करेगा। मैं उसकी पत्नी थी और वह इस तरह ताकतवर था कि वह कुछ भी कर सकता था। अगर वह मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो उसमें भी कहीं झूठ शामिल नहीं था। उसने एकदम मुझको अपने करीब कर लिया और मुझे सोचने समझने तक की मोहलत ना मिला था। मेरे होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था, जबकि मैं तड़प कर रह गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से रतन सिंह को देख रही थी। मेरा सांस मुझे थमता हुआ नजर आ रहा था। हाथ पांव बिल्कुल सुन्न होने लगे थे। पांव के अंगूठे से लेकर कान की लौ तक मेरी लाल हो चुकी थी। जब तक रतन सिंह मुझसे अपनी मोहब्बत की प्यास मिटाने लगा था, वह बिल्कुल मेरे अंदर समा गया था। मैं 17 साल की थी। कुछ ही पल में मैं भी उसके साथ मदहोश होना शुरू हो गई थी, जबकि वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसी चोट देता था कि मैं पल में अपना होश खो बैठती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। सरदार रतन सिंह एक मासूम कली को अपने आगोश में समेटते हुए मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि वो मुझसे कितना मोहब्बत करता है, मुझ पर हक रखता है, जबकि मैं बस उसका साथ ही दे रही थी। मुझे मालूम था वह एक जवान मर्द था। उसके आगे मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरे पूरे वजूद पर घूम रहा था और फिर कहीं जाकर वो मुझसे अलग हुआ था, जबकि मेरी हालत बेहाल हो गई थी, जबकि मैं निढाल होकर एक तरफ को पड़ी हुई थी। रतन सिंह ने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली थी। वह जानता था जो उसने किया है कहीं ना कहीं वो गलत है। अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। अभी तो मेरी उम्र भी नहीं थी, लेकिन वह अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गया था। मुझे देखते ही उसका दिल धड़क उठता था और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था वो मेरे करीब आकर मुझे किस तरह बर्बाद कर चुका है। रतन सिंह चुप से उठकर वॉशरूम चला गया था।
कुछ पल के बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो मैं अपने दुपट्टे को अपने आसपास लपेटकर कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। उससे पहले कि रतन सिंह ने मेरे कलाई को थाम लिया था, मुझे दीवार से चिपकाते हुए मेरे कानों में बोला था, अपना ख्याल रखना। अब तुम मेरी इज्जत हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन रखना। मैं रतन सिंह तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। सरदार रतन सिंह की पत्नी हो, कभी भी इधर उधर नहीं देखती। जबकि उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। सरदार, आपकी बात समझ रही हूँ। मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था, लेकिन मैंने रतन सिंह की बातों पर भरोसा कर लिया था। रतन सिंह ने मेरे मासूम चेहरे को देखा था, जो उसकी मोहब्बत से पैमाल और सुर्ख लाल हो रहा था। रतन सिंह ने मोहब्बत से मेरे चेहरे को दोबारा से चूमा था। मेरे गालों से होंठ हटाते हुए कहा था कि फिलहाल के लिए तुम घर जाओ और आराम करो। कल टाइम से काम पर आ जाना और अपने पति की सेवा भी कर लेना। मैं उसके बातों की मतलब को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए शर्माते हुए कमरे से चली आई थी। जबकि मेरे पीछे रतन सिंह ने एक जोरदार ठहाका लगाया था। जो वह चाहता था उसको मिल गया था। उसको अपने आप पर बड़ा घमंड था। वह जो चाहता था वह हासिल कर लेता था। मुझसे मोहब्बत तो करता था, लेकिन साथ में मुझे बर्बाद भी करना चाहता था। रतन सिंह ने एक गहरी सांस हवा में छोड़ा। उसने अपने आप को आईने में देखा था। अपने बालों को अच्छी तरह से सेट करके वह शहर को चला गया था। उसका इरादा अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकात करने का था। काफ़ी दिनों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था, जिसके लिए बस रतन सिंह से मुलाकात करने के लिए पागल हो रहा था। एक लंबी यात्रा करके वह शहर पहुंच गया था और सबसे पहले उसने अपने बिजनेस पार्टनर अमर सिंह से मुलाकात किया था। वे दोनों आपस में गहरी दोस्ती रखते थे। रतन सिंह का उसने ऐसे वक्त में साथ दिया था वह कभी भूल नहीं सकता था। इसलिए रतन सिंह हमेशा उसकी इज्जत करता था, उसको अपने सर पर बिठाता था, उसकी कोई बात नहीं टालता था। आज भी शायद वह अपना कोई समस्या लेकर आया था, जिसको रतन सिंह पूरा करने का भरपूर इरादा रखता था। वे दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। इरादा तो बिजनेस मीटिंग का था, लेकिन उससे पहले अमर सिंह की वह ज़रूरी बात सुनना चाहता था, जिसके लिए वह काफ़ी दिनों से बेचैन हो रहा था। अमर सिंह उसके तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ सरदार रतन सिंह, तुम्हारी सोच बहुत अलग है और तुम एक अलग तबीयत के इंसान हो। तुम एक जागीरदार हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मगर आज मैं तुमसे जो मांगने वाला हूँ वह बहुत बड़ा है। मुझे लगता है तुम मेरी बात को जल्दी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए तुम मेरी बात को समझोगे, मेरे जज्बात को समझोगे। जबकि रतन सिंह अपने सीने पर हाथ बांधे उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था। वह समझ गया था कि समस्या काफ़ी गंभीर है, लेकिन आज अमर सिंह घुमा फिरा कर बात कर रहा था, वरना जब भी कोई बात होती थी तो वह सीधा मुंह पर बोल दिया करता था, मैं आज तुमसे अपनी बहन का रिश्ता करने के लिए आया हूँ। मेरी बहन रामा सिंह तुम्हें बहुत पसंद करती है। कई बार वो मेरे सामने तुम्हारी बात कर चुकी है और मेरा भी कुछ ऐसा ही कहना है। अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे, हमारे संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और कारोबार में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा है। अगर तुम रामा सिंह के लिए हाँ बोलो तो वह बड़ा प्रोजेक्ट भी हमें आसानी से मिल सकता है। जबकि ये बात सुनकर रतन सिंह की आंखों में चमक आई थी। जिस प्रोजेक्ट को वह दोनों हासिल करना चाहते थे, वह प्रोजेक्ट अमर सिंह के बाप के हाथ में आया था। यही वजह थी वह कुछ पल के लिए चुप हो गया था। एकदम उसकी आंखों के सामने मेरा चेहरा घूम गया था। अभी ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का इजहार करके थोड़ी देर पहले ही तो गया था और रामा सिंह से शादी। कुछ पल के लिए रतन सिंह चुप हो गया था और फिर अमर सिंह के तरफ देखते हुए बोला था, मैं तुम्हारे जज्बातों और तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रामा सिंह एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी मुझे अमर सिंह सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सरदार रतन सिंह हूँ, मेरे कंधे पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अपने बाप दादा की मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं कर सकता। उन लोगों को ये बात बतानी होगी और अपनी पसंद का इजहार भी करना होगा, तब कहीं जाकर ये रिश्ता तय हो सकता है। इसलिए मुझे 1-2 महीने का वक्त चाहिए। जबकि अमर सिंह खुश हो गया था। वह बोला था, बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ रतन सिंह मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फैसला सुना दो। पापा हर हाल में तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर तुम रामा के साथ रिश्ते के लिए हाँ बोलते हो। जबकि रतन सिंह अब सोच में पड़ चुका था। उसको समझ नहीं आया था वह क्या बोले। फिलहाल अपना दिमाग उस तरफ नहीं लगाया था और रतन सिंह डिनर करके हवेली की तरफ वापस आ गया था। ड्राइविंग करते वक्त उसके दिमाग में यही सब सोच चल रही थी।
क्या उस समय रामा के लिए हाँ बोल देनी चाहिए थी या नहीं? अगर वह हाँ बोल देता फिर मेरा क्या होता? ये सोच आते ही वह कुछ पल के लिए अपनी गाड़ी तक रोक लिया था। उसके लिए ऑप्शन बहुत थे। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी नहीं किया था, बल्कि मुझे पसंद करता था, और ऐसा पहली बार हुआ था। रतन सिंह किसी को पसंद करने लगा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी गाड़ी रोका। मेरे घर में छुपकर दाखिल होना चाहता था। कुछ वक्त मेरे साथ बिताकर हवेली जाना चाहता था। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझ गया था और अभी फ़िलहाल उसे सुकून चाहिए था, और सुकून बस मेरे पास ही था। रतन सिंह यही सब सोचकर मेरे घर का रास्ता पकड़ा था। वह घर में सबकी आहट देखकर दाखिल हुआ था और मेरे घर में कूद गया था। 2 कमरों का कच्चा सा मकान बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। उसने घर को देखते ही बात की थी, घर है या झोपड़ी, इतना छोटा, मगर फिलहाल उसने सर झटक दिया था। उसकी महबूबा इस घर में मौजूद थी, इसलिए ये घर फिलहाल उसको बहुत आलीशान लग रहा था। वह कदम कदम चलता हुआ एक कमरे के पास ठहरा था। कमरे में झांक कर देखता तो 2 चारपाई थी। वह समझ गया था ये मेरे माँ बाप का कमरा है, लेकिन मैं उसकी पत्नी दूसरे कमरे में मौजूद थी। वह सीधा दूसरे कमरे में दाखिल हुआ था, कमरा अंदर से बंद कर लिया था और सीधा चारपाई की तरफ बढ़ा था। और मैं बेहोशी से बेगाना गहरी नींद में थी जब मैंने अपने चेहरे पर किसी का होंठ महसूस किया था। मैंने अपनी आंखें घबराकर खोली थी। मैं कुछ कहती इससे पहले रतन सिंह मुझ पर झुकता चला गया था, जबकि मैं भी मदहोश होकर उससे चिपक गई थी। अगर मेरे माँ बाप जाग जाते तो मेरी बहुत बदनामी होती, लेकिन फिर ये सोचकर तसल्ली हो गई थी, जबकि मेरे माँ बाप नींद की गोली लेकर सोते थे। इन दोनों की आंख सुबह से पहले नहीं खुलती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अब हम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था और इस 1 महीने के बीच हम दोनों में कोई पर्दा नहीं रह गया था। रतन सिंह ने मुझ पर अपनी मोहब्बत पूरी तरह लुटा रखा था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज तक मेरे नज़दीक कोई लड़का नहीं आया था। मैं गरीब घराने की लड़की थी। वैसे कई लड़कों ने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं अपने पास किसी को नहीं आने दिया था, और इसी वजह से मैं इन सब झमेले से दूर भी थी। और फिर रतन सिंह की मोहब्बत को पाकर मैं एक सुहागन बन गई थी। लेकिन अचानक से घर में रतन सिंह की शादी की बात चलने लगी थी। रतन सिंह ने बहुत सोचने के बाद शादी के लिए हाँ बोल दी थी। उसके लिए अपना कारोबार बहुत अहमियत रखता था, लेकिन वह रामा को मना नहीं कर सकता था। ये उसके करियर का सवाल था, मगर ये जानता नहीं था इन सब के पीछे वह कितनी कीमती चीज़ खोने वाला है। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रतन सिंह की माँ ने मुझे छुट्टी दी थी। खास तौर पर बस सिर्फ रतन सिंह का काम करती थी, इसलिए कोई भी नौकर मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता था और ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी करता था। मैं 2 दिन से काफ़ी परेशान थी, न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं नहीं जानती थी। आज तबीयत मेरी कुछ ठीक हुई तो मैं हवेली की तरफ पड़ी थी। 2 दिन हो गए थे मैंने रतन सिंह का चेहरा भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी संभल नहीं रही थी। मगर इस बार रतन सिंह ने घर का चक्कर भी नहीं लगाया था। मैं जैसे ही हवेली पहुंची मेरा सर चकरा कर रह गया था। पूरे हवेली को लाइटों से सजाया जा रहा था। मेरे माथे पर बल आए थे। मैं जैसे ही हवेली के अंदर गई, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। मैं रुक्मणी के पास गई थी। उससे पता करने पर मालूम हुआ था कि रतन सिंह की शादी है अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी रामा के साथ, और करीब 1 हफ्ता के बाद इन दोनों की शादी है और जल्दी रामा की विदाई भी हो जाएगी। जबकि ये खबर सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से रुक्मणी को देख रही थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घबराते हुए रुक्मणी से पूछा था, सरदार रतन सिंह कहाँ हैं? रुक्मणी ने मुझे हैरान होकर देखा था। उसके चेहरे की रौनक बिखर गई थी। रुक्मणी को बहुत कुछ गलत होता हुआ महसूस हुआ था। रुक्मणी जल्दी से मेरे हाथों को थामते हुए बोली थी, कहीं सरदार से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी हो? अगर ऐसा है तो ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दो। वो बड़े लोग हैं, हम जैसों की उनके सामने क्या औकात है? जबकि मैं एक पल में ही निढाल होकर वहीं कुर्सी पर ढह गई थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी रतन सिंह मेरे साथ ऐसी गद्दारी करेगा, मुझे बर्बाद करेगा, मेरे सामने किसी और औरत को लाकर खड़ा करेगा। मुझसे तो मोहब्बत का दावेदार था, मुझसे प्यार करता था, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों से मैं ये भी महसूस कर रही थी कि मेरे अंदर कोई जान पल रही है, लेकिन अभी तक मैंने ये बात रतन सिंह को नहीं बताई थी। मेरा इरादा था कि मैं ये बात रतन सिंह को बताऊं, मगर ये खबर सुनकर मुझे तो सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था।
रुक्मणी की बात गलत साबित नहीं हुई थी। धीरे धीरे तैयारी बड़ी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। रतन सिंह एक हफ्ते से हवेली नहीं आया था। उसका इरादा बारात वाले दिन ही हवेली आने का था, क्योंकि उसको मालूम था हवेली में मेरी पत्नी पद्मा मौजूद होगी और वो मेरा सामना किसी हाल में नहीं कर पाएगा। मगर एक न एक दिन तो उसको पहुंचना ही था। आज बारात का दिन था। रतन सिंह हवेली आ गया था। कमरे में वो तैयार हो रहा था। सारे नौकर चाकर अपने कामों में बिजी थे जब मैं बड़ी सावधानी से उसके कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे कमरे में आता हुआ देखकर रतन सिंह ने अपने जबड़े भींच लिए थे। जिस लड़की से वो भाग रहा था वही उसके पास आ गई थी। उसको दूल्हा बनता देखकर मेरा दिल कितने टुकड़ों में बट गया था। मैं हमेशा कहती थी रतन सिंह को कि लाल रंग का शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छा लगता है, और आज उसने लाल रंग अपने लिए चुना था। मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी, बधाई हो रतन सिंह आपको, जबकि मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। रतन सिंह ने एक नज़र मेरे पूरे बदन पर डाली थी और कमरे से निकल गया था। वह मोहब्बत का दम भरने वाला मुझे खिलौनों की तरह इस्तेमाल करके छोड़ चुका था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी, जो कि रतन सिंह का औलाद होगा। रतन सिंह को बाहर आते ही बारात बड़ी धूमधाम से हवेली से निकल गई थी, जबकि मैं मुस्कुराते हुए सीधा रोड की तरफ निकल आई थी। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे मालूम था ये कदम मेरे लिए बहुत खतरनाक है। मुझे रास्तों का बिल्कुल सुध बुध नहीं था, मगर मैं बहुत बेबस थी। कुछ सामान घर से निकलते वक्त मैंने अपने साथ ले आई थी। पैसे मेरे पास मौजूद थे जो रतन सिंह ने मुझे मुँह दिखाई में दिया था। वही सब सामान लेकर मैंने उस शहर को छोड़ दिया था, लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी थी और शहर की तरफ, दूसरे शहर की तरफ मैं निकल आई थी। मैंने सोच लिया था मैं रतन सिंह को इतना तड़पाऊंगी कि मेरे याद में वो पागल हो जाएगा, और ये बात हकीकत थी। जल्दी या देर होना ही था। जबकि रतन सिंह की बारात रामा के घर पहुंच चुकी थी और रामा अपने घर से फरार हो गई थी। वह अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई थी कि रामा रतन सिंह को पसंद करती थी। ये बात उसने अपने पिता को और भाई को बताई थी, ताकि उन लोगों को गुमराह कर सके, क्योंकि रामा को पता था ये लोग मुझे अपने बिजनेस का भेंट चढ़ा देंगे। इसलिए रामा ने सबकी आंखों में धूल झोंककर बहुत दूर निकल गई थी, जबकि रतन सिंह की बहुत बुरी बेइज्जती हो गई थी। अब तो पूरे गांव को मालूम था सरदार रतन सिंह की होने वाली दुल्हन शादी वाले दिन किसी और के साथ भाग गई है। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो रतन सिंह को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वो मुझे चारों तरफ तलाश करने लगा, लेकिन मैं उस शहर में होती तब मिलती ना। लेकिन उसने बहुत जल्द ही हर जगह ढूंढना तलाश किया और मैं बहुत जल्द उसके सामने टकरा गई। रतन सिंह ने पूरे गांव के सामने मुझे स्वीकार किया और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इधर मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे। उन्होंने रतन सिंह को बहुत आशीर्वाद दिए कि उसने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मुझे ढूंढ निकाला था और उसने मेरे माँ बाप के साथ मुझे स्वीकार किया था। रतन सिंह के हवेली में उसकी पत्नी की हैसियत से रहती थी। कुछ ही दिनों के बाद हवेली में एक और जश्न हुआ, क्योंकि मैंने रतन सिंह के वारिस को पैदा किया था। अब तो रतन सिंह के माँ बाप भी मुझे स्वीकार कर चुके थे और अपने पोते को देखकर बहुत खुश थे। उधर रामा का डिवोर्स 5 महीने के बाद हो गया था, क्योंकि जिस लड़की के साथ वह भागी थी उसने उसका गलत फायदा उठाना चाहा था। जितने रकम लेकर भागी थी, जब उसके पैसे खत्म होने लगे तो उसको डिवोर्स की धमकी देने लगा। इसी गुस्से में उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और रामा फिर से रतन सिंह के शादी करना चाहती थी। लेकिन रतन सिंह को मेरे अलावा अब कुछ भी नज़र नहीं आता था। उसने रामा को बुरी तरह से झड़क दिया था। रामा ने यहाँ तक कह दिया था कि तुमने एक सड़क छाप लड़की से शादी की है, उसकी क्या औकात है? आप मेरे साथ शादी करोगे तो हम दोनों एक जैसे हैं और आप करोड़ों के मालिक बन जाओगे। उसने कहा कि मेरे पास करोड़ से भी ज़्यादा दौलत है, जो कि मेरी पत्नी पद्मा है। मैंने उसके अलावा किसी को भी नहीं देखा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।